Hello students, I am Gurpreet Singh and today we will discuss about class 12th history book. बेसिकली हिस्ट्री ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका प्रॉपरली मीनिंग है नॉलेज एक्वायरिंग बाय इन्वेस्टिगेशन। कि हमारा जो पास्ट है उसमें जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, उनकी नॉलेज लें, उन पर इन्वेस्टिगेशन करें, तरह तरह की बुक्स से, कॉइन्स से, उस समय के इंस्क्रिप्शन से, और नॉलेज हायर करें। इससे कहेंगे हम हिस्ट्री। तो वैसे हिस्ट्री है पास्ट की स्टडी। अब हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है इसका, क्या इसके पीछे रीजंस रहे कि हिस्ट्री पढ़नी शुरू हुई। तो जो बंदा अपने पास्ट को जानेगा कि उसमें क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, उसी के बेसिस पर वो अपना फ्यूचर डिसाइड करेगा, आगे क्या अच्छा कर सके। इसके लिए पास्ट में क्या हुआ है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए आज हम क्लास 12th आपकी जो है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इसका पैटर्न है, कितने टाइम का इसका एग्ज़ाम होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसमें, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा 3 आवर एंड 15 मिनट्स का। टोटल 80 मार्क्स होंगे इसमें। एंड जो आपके 20 मार्क्स हैं वो आपके सेशनल होंगे, जो आपके स्कूल से भेजे जाएंगे। इस तरह कुल 100 मार्क्स की हिस्ट्री है आपकी। तो स्टूडेंट्स, हमारी पहली यूनिट है द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया। इसके मार्क्स हैं 10। बेसिकली इसमें हमारे पास्ट के बारे में कुछ हाईलाइट्स किए गए हैं। जैसे हमारे रिसोर्स क्या हैं हिस्ट्री के। पहले तो सबसे जो हिस्ट्री जानने का तरीका, अच्छा तरीका, बेस्ट रिसोर्स उस टाइम के एपिक्स, अच्छे बुक्स और लिटरेचर है। हमारे सबसे पुराना लिटरेचर इससे माना जाता है महाभारत। हालांकि ये एक मिथोलॉजी लिटरेचर भी कहा जाता है इसे, पर फिर भी एक रिलायबल रिसोर्स है हिस्ट्री का। तो इसके अलावा हमारे जो विदेशों से, फॉरेन से कुछ ट्रैवलर्स आए थे, जैसे ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग। ये जब इंडिया इन्होंने घूमा, वहाँ पर लोगों को देखा, कैसे सोशल एक्टिविटीज़ है, कैसी इनकी रिचुअल्स हैं, कैसे ट्रेडिशंस हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं ये, कैसे इनके मैनर्स हैं, क्या कुछ करते हैं, कैसा इनका खान पान है, कुछ भी है, सब इन्होंने जाकर अपनी बुक में मेंशन किया। कैसा इकोनॉमिक कल्चर है, कैसा सोशल कल्चर है, कैसा किंग का रूल है, और रूरल और आम लोगों के बीच कैसा रिलेशन है, डेमोक्रेसी है या नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उसके क्या मायने हैं, सब जाकर इन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया। और ये बुक्स आज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे 6th सेंचुरी जब ह्वेनसांग इंडिया में आए थे, उस टाइम हर्षवर्धन इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट पर रूल किया करते थे। तो उन्होंने अपनी एक बुक थी CU की, उसमें इसके बारे में पूरा मेंशन किया। हालांकि 6th सेंचुरीज की बुक जो इंडिया में लिखी गई थी वो भी हमारे पास है, पर दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास जो हिस्ट्री की रिलायबल सोर्स, जो अच्छी चीज़ें हैं, सही चीज़ें हैं, वो निकल कर बाहर आती हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है हमारा, जो ये देखता है कि जो पुराने अच्छे अच्छे महल हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो माइंस के करके जो नीचे से कुछ निकलता है, कॉइन्स हैं, स्टैम्प्स हैं, या कुछ पुरानी चीज़ें हैं, उनसे भी ये देखते हैं कि उस टाइम की हिस्ट्री कैसी रही होगी। ख़ास तौर पर जैसे आपको मालूम होगा कालीबंगा, हड़प्पा, जितने भी ये हैं, तो यहाँ पर जब खुदाई हुई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कैसे जो स्टैम्प्स हैं मिली हैं, उससे पता लगेगा कि इस जगह पर किस किंग का रूल हुआ करता था। वहाँ पर जो शिवलिंग्स मिले हैं, कुछ टेम्पल्स मिले हैं, उनसे जो वहाँ के लोगों का रिलीजियस व्यू था वो हमें पता लगता है। इसके अलावा जो
इसके जो म्यूजियम्स बने हुए हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, वहाँ पर जो भी चाहे लिटरेचर है, चाहे वहाँ पर जो ओल्ड स्टैचूज हैं, चाहे उनकी स्टैम्प्स हैं, उनसे बहुत कुछ हिस्ट्री के बारे में जानने ना मिलता है। इसके अलावा हमें पॉलिटिकल कंडीशंस, स्टेटस क्या था उस टाइम, इसके बारे में भी जानने को मिलता है। जैसे ह्वेनसांग जब इंडिया में आया तो वो एक फॉरेनर था, उसका जो रंग था, रूप था, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर थी, वो इंडियन से थोड़ी सी अलग थी, जो कि इंडिया के लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो वो उसको हाथ लगाने लगे, जैसे बार बार छू के देखने लगे। तो सम्राट उस टाइम के जो एम्पायर हर्षवर्धन थे, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि इस ह्वेनसांग को कोई भी टच नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद उसने अपनी बुक में मेंशन किया है कि उसके साथ ऐसी कुछ इंसिडेंट्स हुए कि लोगों ने उसे बहुत परेशान किया, उसके साथ चोरी होगी। तो उसने लिखा है कि इंडिया का जो रूल है वो इतना अच्छा नहीं है। इससे अपोजिट जो हमारे इंडिया के सोर्सेज हैं, लिटरेचर्स हैं, या कुछ और रिलायबल जो राइटर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने लिखा है कि हर्षवर्धन का जो रूल था वो बहुत ही अच्छा था। तो इससे दोनों में बहुत ही ज़्यादा विरोध पैदा होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारी यूनिट सेकंड, द गोल्डन चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सबसे गोल्डन चैप्टर जो था वो था मौर्य और गुप्त एम्पायर। बेसिकली ये कौन से एम्पायर थे, क्या था इनमें, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के टाइम में इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। सारा जो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम वो अब दिल्ली में है, हालांकि हमारी इकोनॉमी है जो वो बॉम्बे पर सेंट्रलाइज है। लेकिन 300 या 400 BC से पहले तक जो हमारा जो सेंट्रलाइज सिस्टम था वो सारा मगध में था। मगध बेसिकली एम्पायर जो आज का बिहार है, और इसकी जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्रा। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर क्यों था, क्या कारण था? तो यहाँ पर बहुत सारी माइंस थी। माइंस किसकी थी? आयरन की, लोहे की। और लोहा उस टाइम में वेपन्स बनाने के लिए बहुत ही नेसेसरी था। अगर कोई किंगडम स्ट्रॉन्ग बना रहना चाहता है, अपना एग्जिस्टेंस रखना चाहता है, तो सबसे जरूरी चीज़ है उसके लिए वेपन्स, उसकी अच्छी स्ट्रेटजी। तो मगध एम्पायर के पास अच्छी जो माइंड्स थी लोहे के लिए, तो उसके पास इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा और भी जो एग्रीकल्चर के लिए जितने भी औजार चाहिए, वेपन्स चाहिए, वो भी लोहे से ही बनेंगे। इसके लिए जो मगध था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर था। और आज का जो पटना है वही पाटलिपुत्र था, उसी जगह। तो सबसे पहले यहाँ पर धनानंद नाम का एक रूरल था, उसका एम्पायर था। तो वो बहुत ही बुरा आदमी था, ऐसा माना जाता है। बहुत ही बुरा किंग था, अपनी जो जनता थी उस पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करता था। तो क्या हुआ कि एक, जैसा सुना होगा आपने, चाणक्य नाम के एक टीचर थे जो कि उस टाइम के तक्षशिला में पढ़ाया करते थे। बेसिकली तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी थी जो कि नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट, जो अब का अफगानिस्तान है, वहाँ पर सिचुएटेड थी। और उस एम्पायर का नाम था जहाँ पर ये थी गांधार। तो गांधार में तक्षशिला थी। ऐसा माना जाता है कि बहुत ही फॉरेन से जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो यहाँ पर आते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। यहाँ पर जो चाणक्य, जिसका एक नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है, इन्होंने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वैसे तो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है, लेकिन इनकी जो बुक थी वो थी एक पॉलिटिकल एनालिसिस। कैसा एक किंग होना चाहिए, कैसा उसका किंगडम होना चाहिए, कैसे उसका जो रूल है अपने लोगों के लिए होना चाहिए, कैसी उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए दूसरों के लिए। एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी उन्होंने बहुत सारी जो अपने थॉट्स थे वो दिए थे। बहुत सारी उनकी टीचिंग्स थी जो आज भी हमारे काम आती हैं। तो जो चाणक्य थे, एक बार क्या हुआ कि इनकी इंसल्ट कर दी थी मगध के राजा, उस टाइम के जो किंग थे
धनानंद ने। तो इन्होंने एक ठान ली थी कि जब तक मैं मगध को डाइल्यूट नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी जो चोटी थी ना ये बांधूंगा नहीं। तो उन्होंने एक बच्चे को देखा, बच्चा बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा मेहनती था देखने में, उसका नाम था चंद्रगुप्त, जो आगे जाकर पहला किंग बना मौर्य एम्पायर का, जिसको इसी ने चाणक्य ने तैयार करवाया था। उसी टाइम में अलेक्जेंडर द ग्रेट इसका हमला हो गया इंडिया पर। हालांकि जो चाणक्य था वो अपने स्टूडेंट को पूरी शिक्षा दे रहा था, लेकिन उसके बीच में हमला हो गया और इस चीज़ का उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज लिया मगध को वीक करने के लिए। इसके बाद इन्होंने मिलजुल कर एक अपनी छोटी सी फोर्स बनाई और मगध पर अटैक किया। इसके बाद इन्होंने मौर्य एम्पायर एस्टेब्लिश किया। अब बात आती है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसा माना जाता है कि उससे पहले तक इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किसी का भी नहीं था जो हमारे पास आज के प्रूफ है। हम मिथोलॉजी की बात नहीं करेंगे कि रामायण के टाइम में कैसा था, महाभारत के टाइम में कैसा था, वो एक मिथोलॉजी है। उसके पास हमारे जो अपने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके पास ऐसे कोई सबूत नहीं है कि वो हुई थी या नहीं हुई थी। हालांकि हमारे रिलीजियस एपिक्स हैं तो हम उसको बिल्कुल नकार तो नहीं सकते, लेकिन हमें मानना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या आया कि पूरा जो इंडिया था वो एक एम्पायर के नीचे आने लग गया था, जो था मौर्य एम्पायर। इसके जो पहले किंग थे वो थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद इनके बच्चे भी आए, बिंबिसार आए, अजातशत्रु आए, बहुत से लोग आए। इसके बाद सबसे जो लास्ट किंग था, जो सबसे ज़्यादा जिसकी चलन थी, जिसने सबसे बड़ा अपना एम्पायर बनाया था, वो था अशोक। ऐसा माना जाता है कि अब तक का जो एम्पायर बना था सबसे बड़ा अशोक का बना था। लेकिन एक दिन आया कलिंग वॉर का दिन। कलिंग वॉर के दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उसने देखा कि इस वॉर के कारण कितने बेकसूर लोग जिन्होंने कभी कुछ किया भी नहीं था मर चुके थे, उनकी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी और उसने अशोक को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। उसके बाद उसने बुद्धिज्म को अपना लिया और वह खुद बुद्धिस्ट बन गया। इसके बाद उसने अच्छे अच्छे काम शुरू कर दिए जिसे हम कहते हैं अशोका धम। धम बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज की एक पुरानी लैंग्वेज थी, प्राकृतिक। उसी का एक वर्ड है, धम का मतलब है धर्मा। और धर्म तो आपको पता ही है कि अच्छे काम करना, काइंडनेस करना, किसी एनिमल को ना मारना, जो प्यासे लोग हैं उनको पानी पिलाना, वायलेंस पर यकीन ना रखना, नॉन वायलेंटिक बन जाना, अच्छे काम करना, ये सब अशोका के धम में था। उनका रिलीजियस व्यू इसके साथ साथ बढ़ता गया। उन्होंने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर ध्यान कम रखा और जो अच्छे मोरल वैल्यूज थी उस पर ध्यान ज़्यादा रखा। इसके कारण जो उनका एम्पायर था वो लगभग डाइल्यूट हो चला था। हालांकि अशोका के कारण ही हमारी मोरल्स वैल्यूज इतनी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि इससे पहले जो हिंदू रिलीजन था उसमें बहुत ही ज़्यादा रिचुअल्स आ चुके थे। ऐसे कि बड़े बड़े पंडितों ने वहाँ पर जगह ले ली थी, छोटे लोगों पर अत्याचार होने लग गए थे इसके कारण। तो जो बुद्धिज़्म था उसमें बहुत ही नॉन वायलेशन की बातें की गई थी, बहुत ही मोरल वैल्यूज़ की बातें की गई थी, इसलिए अशोका ने भी उसे अपना लिया था। तो अशोका ने इसके बाद अपने जो एम्पायर था उसको डाइल्यूट कर दिया, सीधा नहीं किया, उसके जो काम थे उसकी वजह से हो गया। हालांकि हमारी मोरलिटी इससे बहुत हाई हो चुकी थी। इसके बाद भी मौर्य में कुछ किंग्स हुए, लेकिन वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, इतना नाम नहीं था उनका। इसके बाद आता है गुप्ता एम्पायर। जब धर्म ज़्यादा हावी हो गया था, रिलीजन ज़्यादा हावी हो गया था, तो वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर्स था वो इतना मेंटेन नहीं रह पा रहा था। तो उन्हीं का एक बंदा था गुप्त, श्रीगुप्त। उन्होंने इसको ख़त्म करके मौर्य एम्पायर को गुप्त एम्पायर
एस्टेब्लिश किया, ठीक है। हालांकि इसके बाद समुद्रगुप्त जैसे और भी बहुत सारे किंग्स थे, वो भी बहुत रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रीगुप्त फर्स्ट, इन्होंने जो एम्पायर किया था वो था। तो अब इकोनॉमिकल कंडीशन की कैसी थी? सबसे जो ग्लोरियस और गोल्डन पीरियड माना जाता है आज तक की हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में, वो था गुप्ता एम्पायर। इससे पहले तक जो आज की जो स्टैचूज है, जो मंदिर में होते हैं, उनकी वर्शिप होती है, इससे पहले नहीं होता था। सिर्फ शिवलिंग्स थे जिनकी पूजा की जाती थी। जब ये आए तो इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, बहुत सारे केव्स बनवाई, बहुत सारे चत्ते बनवाए जो आज भी मौजूद हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी इससे बढ़ी, क्योंकि जो लोग थे वो मंदिर में ज़्यादा आने लगे। तो मंदिर थे जो वो सीधा स्टेट के कांटेक्ट में थे, इसलिए स्टेट की जो इनकम थी वो बढ़ने लगी। इसके बाद बहुत सारी कैनाल्स बनाएगी, बहुत सारे डैम्स बनाएंगे, ताकि जो फील्ड है वहाँ पर तक पानी पहुँच सके। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा तो उससे इनकम बढ़ेगी, स्पाइसेस बनने लगे, बहुत सारी और फसलें उगने लगी, तो उनका इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी किया जाने लगा, ठीक है। हालांकि उस टाइम तक भारत की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी दुनिया में, लेकिन इनके आने के बाद वो और भी बढ़ चुकी थी। लिटरेचर बहुत अच्छा लिखा जाने लगा, क्योंकि आप मानेंगे जब अच्छा माहौल हो, अच्छे से राजा किसी कवियों को या राइटर्स को, स्कॉलर्स को अपने यहाँ रखेंगे तो उनको भी एप्रिसिएशन मिलेगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा आर्ट लिखा, साइंस में भी बहुत अच्छी, जो हमारे ज्योतिषी थे उस टाइम के वो बहुत हुए। इसके अलावा सुश्रुत, चरक, इनके जैसे अच्छे डॉक्टर्स हुए जिन्होंने आज बुक्स लिखी हैं, वो आज भी हमारे आयुर्वेद में काम आती हैं। इसके बाद टाइम आया हर्षवर्धन का, 6th सेंचुरी। गुप्त का भी एक पीरियड रहा, इनका भी कुछ 100 साल इन्होंने अपना राज किया। उसके बाद इनका जो एम्पायर था वो भी डाइल्यूट हो चुका था, छोटे छोटे एम्पायर्स में अब ये बंट चुका था। इसके बाद इन सभी को एक साथ जोड़ा, वो था सम्राट हर्षवर्धन। देखिए जो मौर्यस थे, हालांकि सभी सेकुलर थे, ऐसा नहीं था कि कोई हिंदू है उन पर ही अत्याचार करेंगे, ठीक है। हालांकि ये खुद बुद्धिस्ट थे, हालांकि जो चंद्रगुप्त थे वो जैन थे, लेकिन इसके बाद वाले जितने भी थे वो बुद्धिस्ट थे, खास तौर पर अशोका। लेकिन इन्होंने कभी किसी पर अपना धर्म थोपा नहीं, हालांकि स्टेट का एक धर्म इन्होंने बना दिया था, बुद्धिज्म। इसके बाद गुप्त आए। गुप्त के थे जो उनका रिलीजियस व्यू था वो हिंदुइज्म था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो बुद्धिस्ट को परेशान करेंगे। वो एक स्कॉलर के रूप में बने, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं बनाया उन्होंने। इसके बाद आते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के आते आते हिंदुइज्म दोबारा से बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था, ठीक है। शंकर देव जी आए थे, उन्होंने पर बहुत काम किया था। अब सम्राट हर्षवर्धन आए, 6th सेंचुरी के बहुत अच्छे किंग, ठीक है। इनके टाइम में विदेशों से बहुत फॉरेनर आए, जैसे हुमायूं सांग, ठीक है। वो इंडिया में लगभग 14 ईयर्स तक रुके। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, सी यू की, ठीक है, जिसमें इंडिया की जो सिचुएशन थी, यहाँ का कल्चर, पॉलिटिकल कंडीशन, सबको डिस्क्राइब किया गया था। इसके बाद है साउथ इंडिया। देखिए साउथ इंडिया का जो हिस्ट्री है वो हम बहुत ही कम पढ़ते हैं, लेकिन आपकी बुक में है ये। चोल एम्पायर थे, उनकी जो डेवलपमेंट थी, उनका आर्ट था। ऐसा देखा जाता था कि जो नॉर्थ इंडिया के जो किंग्स थे या उनके किंगडम थे वो यहाँ पर आके रूल बहुत ही कम कर पाते थे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है फॉरेन इन्वेंशन एंड एसिमिलेशन इन इंडिया। तो बाहर के बहुत लोग थे जो इंडिया पर अटैक करते थे, स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्री थी, इंडिया के जो वेस्ट में थे, ठीक है। तो सिंधु रिवर थी, उसको क्रॉस करके आते थे आमतौर पर। पहले ग्रीक, शक, कुषाण, हून, ये सब आए थे। सबसे जो इन्होंने अट्रैक्ट करती थी वो थी इंडिया की वेल्थ। यहाँ पर सोना बहुत था, माइंस बहुत थी, बहुत स्पाइसेस थे, एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा था यहाँ का, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बाहर के आते थे। तो
तो हालांकि उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा लंबा टाइम तक अपना रूल नहीं किया, जिसमें ग्रीक थे, शक थे, कुषाण थे, ये ज़्यादातर कुछ मंगोलिया से भी आए थे, कुछ वेस्टर्न कंट्री से भी आए थे। इन्होंने शक संवत चलाया, जो कि आज भी हमारे अप्लाई होता है, हम उसको मानते हैं। उन्होंने बहुत सारे उस टाइम में आर्किटेक्ट्स में एक अच्छा काम किया, बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाई, किले बनाए, फोर्ट्स बनाए, महल बनाए, जो आज भी मौजूद हैं। ठीक है, उन्होंने जो हमारी मोरालिटी थी उसको स्ट्रॉन्ग करने में बहुत काम किया। इसके बाद आते हैं मुग़ल इन्वेंशन। मुग़ल बेसिकली थे जो वेस्टर्न कंट्री है, तुर्क, अरब, यहाँ के लोग, यहाँ पर 6th सेंचुरी में जो इस्लाम था वो आ चुका था, तो वहाँ पर भी लड़ाइयाँ होने लगी किंगडम को लेकर, तो वो लोग अब इंडिया की तरफ आने लग गए थे। तो सबसे पहले जो अरब आए थे, ठीक है, अरब ये बेसिकली 8th से 9th सेंचुरी के बाद और 11th 12th सेंचुरी तक आए थे। इसमें जो नागभट्ट थे, बप्पा रावल थे, इन्होंने इनका विरोध किया कि उनको आने नहीं दिया, लेकिन इनका जिक्र बहुत कम होता है। इसके बाद आए तुर्किश। इसमें सबसे खास माने जाते थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान लास्ट बड़े किंग थे जिन्होंने इंडिया के एक बहुत बड़े एरिया पर अपना रूल किया। तो इंडिया में जब ये आए, मोहम्मद गोरी आए जब, तो पृथ्वीराज चौहान से इनका सामना हुआ। तो तराइन की सेकेंड वॉर ये है बेसिकली हरियाणा में, ये हुई थी 1192 में। इस टाइम में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को वॉर में डिफीट कर दिया और अपना एक नया एम्पायर यहाँ पर एस्टेब्लिश किया। हालांकि मोहम्मद गोरी ज़्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रहा, उसके बाद उन्होंने गयासुद्दीन को भेजा, कुतुबुद्दीन आए, इस तरह सल्तनत जो टाइम था वो अब शुरू हो चुका था। इसके बाद हमीर देव थे, राणा रतन सिंह थे, ठीक है, कुंभा थे, ऐसे बहुत सारे थे जो उस टाइम तक थे। इन्होंने उनका विरोध भी किया, इस तरह सब कुछ चलता रहा। आज की जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, वो इसी टाइम में बनाई गई थी। इसके बाद आता है मुग़ल का सांगा वगैरह का टाइम। 16th सेंचुरी जब बाबर इंडिया में आया और मुग़ल एम्पायर की यहाँ पर नींव पड़ी, उस टाइम जो दिल्ली था वो सेंटर नहीं था, उस टाइम सेंटर था मेवाड़। मेवाड़ बेसिकली राजस्थान का जो आज का उदयपुर का एरिया है वहाँ पर है। तो वहाँ पर जो किंग थे वो थे सांगा। अब ये क्यों था? क्योंकि उस टाइम जो दिल्ली के किंग थे, ठीक है, उनको सांगा ने एक बार डिफीट किया था, इसलिए अब सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो किंग थे वो सांगा माने जाते थे। तो क्या हुआ कि जब बाबर इंडिया में आया तो सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में अटैक किया। दिल्ली को जीतने के बाद वो मेवाड़ में आया। हालांकि एक बार वो सांगा से हार गया, लेकिन दूसरी बार में वो जीत गया। इस तरह जो मुग़ल एम्पायर था वो एस्टेब्लिश हो चुका था और ये सबसे लंबे टाइम तक एस्टेब्लिश रहने वाला एम्पायर था। इसके बाद चंद्रसेन थे, वो भी, उन्होंने भी इनका विरोध किया। अब ये विरोध क्यों कर रहे थे? इसका कारण था अपनी ऑटोनॉमी को बचाने के लिए। देखिए, इतना बड़ा इंडिया है तो एक बंदा तो इस पर रूल कर नहीं सकता, तो इन्होंने छोटे छोटे स्टेट्स में इंडिया को बांट दिया और कह दिया कि आज के बाद आप हमारे नीचे काम करेंगे, आपको साल का हम जो कहेंगे, आपकी पेंशन है जो भी है हम देंगे, लेकिन आपको हमें सर्विस देनी होगी। सर्विस कैसे? अपनी फोर्स के जरिए। कहीं पर भी मुग़ल एम्पायर पर अटैक होगा तो वो पूरे स्टेट पर भी अटैक माना जाएगा। लेकिन ये अपनी ऑटोनॉमी बचाने को थे। इन्होंने कहा कि हम अपनी डिग्निटी को बचाएंगे और हम किसी के साथ बिकेंगे नहीं। इस तरह महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप और अकबर ये एक ही टाइम में थे। जब अकबर ने पूरे इंडिया पर रूल कर लिया था, सिर्फ एक मेवाड़ था जिस पर वो नहीं कर पाया था। हालांकि फिजिकली रूल करने की बात और है, उनके मन को नहीं जीत पाया था। ठीक है, ये भी जो छिप कर अब वॉर करने लगे थे, लास्ट तक इन्होंने अपने
जो डिग्निटी है उसको बचाए रखा था। ठीक है, इसके बाद थे दुर्गादास जो थे, उन्होंने अजीत सिंह को पाला। ठीक है, उनको बचा कर रखा। और शिवाजी जो बेसिकली आज का महाराष्ट्र है, ठीक है, वहाँ के थे। पेशवा भी उसी रीजन के थे। ठीक है बच्चों, इसके साथ हमारी ये यूनिट पूरी होती है। तो इसके बाद आता है यूनिट 5। ये भी हमारे 10 मार्क्स की है। इसके बाद आता है कॉलोनियल इन्वेशन। बेसिकली क्या हुआ कि यूरोप में जो उस टाइम में रिवोल्यूशन आ चुका था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज खुली, बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन होने लगा। तो उस सब के लिए एक मार्केट की ज़रूरत थी। अब मार्केट क्या हो, वो थी इंडिया। इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, अच्छा वेल्थ है यहाँ पर। इसके अलावा रॉ मटेरियल भी अच्छा है कि यहाँ पर आकर वो अपना सामान बना सकते हैं। तो इसके लिए वो अब इंडिया में आए। इंडिया में पुर्तगाल, डेनमार्क, डच, फ्रेंच, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज आई जो इंडिया को अपना कॉलोनी बनाना चाहती थी। इसके बाद लास्ट में आए थे ब्रिटिशर्स, जो सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक रह पाए। हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे कॉलोनीज आई, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं थे। शुरू में ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए, ठीक है, लेकिन इससे पहले भी बहुत बार जहांगीर के टाइम में भी आए थे, सर टॉमस रो आए थे। ठीक है, उन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू कर लेने दीजिए, लेकिन जहांगीर नहीं माने। उसके बाद जहांगीर की बेगम के पास चले गए। अब बेगम के पास चले गए तो मानना पड़ेगा। तो इसके बाद इनको परमिशन मिल गई कि अपना बिजनेस इंडिया में कर सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कलकत्ता में आई। कलकत्ता में पोर्ट था, बाय सी आई थी ये, क्योंकि जो लैंड इंडिया जो रास्ता था वे था, वहाँ पर अरब्स थे और अरब्स बहुत बड़ा टैक्स लेते थे। तो ये बाय सी आए थे, कलकत्ता पोर्ट पर आए, उसी को अपनी इन्होंने कैपिटल बनाया और वहाँ से काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो किंग्स थे उनको ये अपने अंडर लेने लगे, उनको पैसा दिखाकर या अपनी छोटी सी फोर्स बना ली, धीरे धीरे उनको जीतने लग गए। तो इन्होंने धीरे धीरे करते करते जो बहुत सारे स्टेट्स थे उनके साथ ट्रीटीज कर ली। ठीक है, जैसे 1818 में, 1890 में सिरोही, मारवाड़, मेवाड़, दिल्ली और बहुत सारे थे, वहाँ पर अपनी ट्रीटी कर ली। और ट्रीटी में क्या था कि जो प्रोटेक्शन होगी एक दूसरे के किंग्स के खिलाफ वो हम करेंगे, और इसके लिए हम एनुअली आपसे एक चार्ज लेंगे। हमारी खुद की मिलिट्री भी होगी और आपकी मिलिट्री भी होगी। तो उनका जो बेसिक फंडा था वो था डिवाइड एंड रूल। वो एक दूसरे के राजाओं को कान भर के उनको भड़का देते थे। ठीक है, इससे इनका कॉलोनाइज बढ़ने लगा। अब हुआ क्या, 1857 ये है रेवोल्यूशन। इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये ओवरऑल हुआ तो था पूरे इंडिया में, लेकिन ये फेल हो चुका था। कैसे, अब हुआ क्यों था ये, उस टाइम एक राइफल आती थी, इनफील्ड राइफल। उसमें ऐसा माना जाता था कि फैट कार्टेज थे, जो कि हिंदुओं में तो कहा गया कि एक काऊ के मीट से बने हैं। ठीक है, और जो मुस्लिम्स थे उनके कहा गया कि ये सूअर जो अपना पिग है उससे बने हैं। तो इससे वो भड़क गए, ये तो भी गलत बात है। तो जो कंटेनमेंट जोन थे, जो कंटेनमेंट थी, जैसे नसीराबाद, नीमच, अजमेर में हो गया, ठीक है, कोटा में भी थे। इसके अलावा और भी इंडिया में बहुत सारे कंटेनमेंट्स थे जहाँ पर इंडिया के सोल्जर्स थे। तो उन्होंने बगावत शुरू कर दी, रिवोल्यूशन हो गया बहुत बड़ा। 1857 इस डेट को, इस ईयर में। तो इन्होंने उस जो छावनियाँ थी, कंटेनमेंट थे, उनको लूटना शुरू कर दिया, वहाँ पर ऑक्यूपाई कर दिया और सभी दिल्ली की तरफ जाने लग गए। अब हुआ क्या, ये जो रिवोल्यूशन था ये फेल हो गया। अंग्रेज़ों ने बहुत सारे किंग्स की मदद से इसको दबा दिया, लेकिन इससे अंग्रेज़ों को भी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। उन्होंने अब जो वहाँ के लोकल किंग्स थे उन पर भरोसा करना कम कर दिया। फिर इसके बाद 90s ईयर आफ्टर
1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट यूनिट 6 फ्रीडम मूवमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। 15 मार्क्स। सोशल मूवमेंट्स। Until the independence movement of India, Indians did not know that they were slaves. In society, many ill practices such as Kanyavad, Bal Vivah, and other many illiteracy had came. They needed reforms. So many activists, social activists came and reforms and aware our society. Firstly, Brahma Samaj, Arya Samaj and Ramakrishna Mission came. They raises our moral values. जैसे ब्रह्मा समाज, that's founded by Raja Ram Mohan Rai in 1828 in okay. And after this Arya Samaj was founded in 1975 by Dayanand Saraswati ji. And the last Ramakrishna Mission was founded by Swami Vivekanand. ठीक है, that is called also called by Vellore Math and other so called. तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे इल प्रैक्टिसेस शुरू हो गई थी, उनमें रिफॉर्म्स हुआ, हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ थी उनको अपग्रेड किया गया। इसके साथ साथ जो रेवोल्यूशन मूवमेंट्स थे जो पॉलिटिकल बेस पर थे, अब वो भी शुरू हो चुके थे। जैसे 19th सेंचुरी में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको आज हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, इसको एस्टेब्लिश किया गया। A.O. ह्यूम इसके चेयरमैन बने। और इसके बाद जो हमारा इंडिपेंडेंट मूवमेंट तो आगे बढ़ा। इसके बाद 1905 बंगाल का डाइवर्जन हुआ, उसको 2 पार्ट्स में बांट दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, क्योंकि उनका जो मेन मोटो था वो था डिवाइड एंड रूल। हिंदू और मुस्लिम्स को अलग अलग कर दो, उनके कान भरो और भड़काओ और इंडिया पर रूल करो। इसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुए जो कि INC के द्वारा थे। इसके अलावा महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, इनके जैसे बहुत सारे एक्टिविस्ट और फ्रीडम फाइटर अब मैदान में आ चुके थे। इसके बाद जो ये टाइम था इसमें बहुत सारे काम हुए, जैसे जलियांवाला बाग हुआ इसमें, ठीक है, आज भी हम उसको याद करते हैं। फिर इसके बाद जो लास्ट पीरियड था 1920 से 1947, इंडिया के लोग रिप्रेजेंटेशन चाहते थे कि जो कानून बने, लॉज बने, उसमें हम भी हों, लेकिन ब्रिटिशर्स इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बार बार अपनी कमेटीज़ बनाकर भेजी जो कि इंडिया वालों ने रिजेक्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 1939 से। अब ब्रिटेन भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, उसकी जो पावर्स थी वो अब कम हो चुकी थी। इधर से इंडिया के जो मूवमेंट्स थे वो तेज हो गए थे। 1942 में जो एक मूवमेंट आया था क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर फेंकने के लिए। तो जब वो आया तो इधर आ गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ब्रिटिशर्स का जो उनका काम था वो मुश्किल हो गया, तो उनको अब बाहर जाना पड़ेगा। तो फाइनली 15 अगस्त 1947 में हमें फ्रीडम मिल चुकी थी, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट यूनिट है राजस्थान पर, इसके 10 मार्क्स हैं। इसमें है फ्रीडम स्ट्रगल, वही इंडिया वाला 1857 का रिवोल्यूशन, उसके बाद में दोबारा से जो इंडिया में वायसराय की जो पोस्ट थी वो बनाई गई, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल होता था, उसको डिसॉल्व कर दी गई थी, ठीक है। पहले सीधा जो एम्पायर करती थी वो करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद 1857 के बाद जो हमारा रूल था वो सीधा जो क्वीन थी इंग्लैंड की उसके पास चला गया था, ठीक है। इसके बाद यूनिफिकेशन आता है 1947, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ब्रिटिशर्स थे, तो छोटी छोटी जो उस टाइम में प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया में, ओवरऑल 565
प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। और इंडिया में थी 19 प्रिंसली स्टेट्स और 3 ठिकानास। इसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी भी थी, अजमेर मेरवाड़ा। इन सभी को यूनाइटेड करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि छोटा सा जो रीजन है, छोटा सा अगर एम्पायर हो तो वो एक तो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, दूसरा उसकी जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी खतरा है, ठीक है। तो एक साथ आना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए हमारा एक प्रिंसली जो डिपार्टमेंट बना, फिर उसके बाद 5 जुलाई 1947 को प्रिंसली सेक्रेटरीट बना। उसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम आयरन मैन कहते हैं, वो बने। फिर उसके जो सेक्रेटरी थे वो बने थे वीपी मेनन। इन दोनों बंदों ने मिलकर पूरे इंडिया को यूनाइट किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।